दूसरा नाम है बर्दाश्त करना। जो आदमी अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आदमी जीवन में कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ये बात आप नोट कर लेना। आप कोई भी ईगो वाला आदमी कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता सर। अब नौकरी और बिजनेस में फर्क क्या है इसको समझो कि नौकरी कैसे होती है। आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हैं तो सुबह 9 बजे जाते हैं, आपको आपका बॉस डेली फोन करके बुलाता है? मर्जी से जाते हैं, बुलाता तो नहीं है। जाने के बाद आपका जो टास्क है, जो आपका काम है, उसका आप करना शुरू कर देते हैं। अगर कभी आपको ज्यादा काम ऑफिस में रहा तो आप ओवर टाइम करते हैं। अगर कभी आपने कोई घर में बर्थडे आ गया, शादी आ गई, प्रोग्राम आ गया, कोई इवेंट आ गया और बॉस से छुट्टी मांगी और बॉस ने छुट्टी नहीं दी तो क्या आप नौकरी छोड़ देते हैं या अपने घर का प्रोग्राम छोड़ते हैं? बोलिए। लेकिन नौकरी, क्योंकि नौकरी में आपको सक्सेस नजर आती है, आपकी कामयाबी नजर आती है, राइट। और नौकरी में क्या होता है, मैं आर्मी में था, कोई यहाँ पे डिफेंस से, आर्मी से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप बीच में बात करते करते आप करेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैंने सेना में जब जॉब कर रहा था और मेरे साथियों को उस कंडीशन में देखा है कि किसी की छोटी बहन की शादी थी, लेटर गया, कार्ड गया, वहां से कंपनी कमांडर ने छुट्टी नहीं दी। और कई ऐसे वाकये मैंने देखे हैं कि अपनी बहन की शादी में एक सिपाही, एक लेसनाइक, एक नायक नहीं आ सका। क्या सर मैं सही हूं या गलत हूं? बोल के बताइए ताकि सबको सुने। सही बोल रहा हूं? गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। उस बंदे ने शादी छोड़ना मंजूर समझा लेकिन नौकरी छोड़ना मंजूर नहीं समझा। मैंने यहां तक देखा है मेरी आंखों से, किसी की मम्मी की डेथ हो गई, उससे बड़ा काम क्या होगा किसी के जीवन में? दाह संस्कार करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए एक फौज के सिपाही को छुट्टी नहीं मिली। सर मैं गलत हूं कि सही हूं? साहब सही हूं या गलत हूं? गलत हूं तो बोलिए आप। लेकिन उस सिपाही ने नौकरी करना जरूरी समझा, मम्मी के दाह संस्कार में अंतिम दर्शन करना ज्यादा जरूरी। ऐसे नहीं कि नौकरी छोड़ के भाग गया, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। यानी कि जब आप किसी भी काम में कामयाबी पाने का एक मंत्र है, आप जिस काम को कर रहे हो उसके अंदर समर्पण भाव से उसके अंदर रम रहे हो कि नहीं रम रहे हो। जब आप नौकरी कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि आपके दिमाग घर में कोई ऐसी समस्या है और आप उसको दरकिनार करो, लेकिन मैं नौकरी करने वाले की पहचान बता रहा हूं क्या। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कई लोग नौकरी करते हैं जिनके सरकारी नहीं लगती। प्राइवेट सेक्टर में दो तरीके से लोग नौकरी करते हैं। एक वो लोग जो एक जगह नौकरी कर रहे हैं, 6 महीने बाद दूसरी जगह 2000 ज्यादा मिलेंगे, नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। देखे आपने? HCL से लेनोवो में, लेनोवो से कॉम्पैक्ट में, कॉम्पैक्ट से HP में, HP से एप्पल में, एप्पल से सैमसंग में, ऐसे भागते ही रहते हैं दूसरे। कुछ चंद लोग ऐसे मिलते हैं जो चाहे टाटा के यहां काम कर रहे हैं, चाहे बिड़ला जी के यहां काम कर रहे हैं, 30 साल, 35 साल, 40 साल से एक ही आदमी के यहां पे काम करना शुरू किया था और एक ही आदमी के यहां काम कर रहे हैं। सुने? आप गुजरात के एक व्यापारी हैं बहुत बड़े, जो अपने दीपावली पे लोगों को गाड़ियां और घर गिफ्ट करते हैं। सुना ना आपने? हाँ हाँ, LLT में कई लोग आए होंगे, संजीव सर ने उनका एग्जाम्पल दिया होगा। इसके अलावा और देश में कई बड़े उद्योगपति हैं जो अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये सुविधाएं क्या उस नौकरी करने वाले को मिली जो 6 महीने पहले उसने टाटा ज्वाइन किया था? क्या 7 महीने पहले कोई कंपनी ज्वाइन की थी उसको मिली ना? ये किसको मिली मालूम है? जो 25 साल 30 साल से एक ही आदमी के यहां ईमानदारी और समर्पण से काम कर रहे हैं। अब इन दोनों को चीजों को समझो। एक लड़का 2000 के लिए हर 6 महीने में नौकरी चेंज कर रहा है, वो पूरे जन्म की कमाई भी अगर जोड़ देगा ना तो ढोलकिया साहब ने एक जो गाड़ी दी है उसके बराबर नहीं कमा पाएगा। वो क्यों मिली? क्योंकि एक ही जगह वो रुका रहा। दो तरीके से नौकरी होती है ये। अब दूसरा काम,
नौकरी में अगर कभी बॉस ने आपको डांट दिया, फटकार दिया, तो कोई आदमी जी सर जी सर जी सर जी सर करता है, कभी भी मुंह खोल के जवाब नहीं देता है। ऐसा ही होता है हमारे यहां। पता है क्या होता है, अपलाइन ने कभी डांट दिया, ऐसे मुंह करके बैठ जाता है राक्षस की तरह। हम पूछते क्या हुआ? सर अपलाइन ने कुछ बोल दिया टीम के सामने, बात बुरी लग गई। नौकरी में लगी किसी को आज तक बात बुरी? क्योंकि वो नौकरी को कैरियर मान चुका है। इस बिजनेस को जिस दिन आप कैरियर मान जाओगे, उसके बाद किसी की बात आपको बुरी नहीं लगेगी। नंबर 2, सर मैं काम नहीं करूंगा। बोला क्यों? अपलाइन ने ठीक से बात नहीं की। जहां सम्मान नहीं वहां पैसे कमाने का क्या फायदा? जैसे तो अनंत अंबानी का छोटा भाई यही था, और इसने पैसों से बेचारा दुखी हो गया, इसलिए सम्मान कमाने यहां आया है। जिसने जीवन में पैसा नहीं देखा ना, वो भी ऐंठ दिखाता है, सम्मान नहीं वहां पैसे कमाने का क्या फायदा? जिसकी सुबह सुबह बीवी उसकी बेइज्जती करती है, जिसके बच्चे सुबह शाम उसकी बेइज्जती करते हैं, माँ बाप सुबह शाम बेइज्जती करते हैं, वो अपलाइन की इतनी से भी नहीं सुनता। वास्तव में बेइज्जती ये नहीं है कि मैंने आपको कुछ बोल दिया। आपकी बेइज्जती पता है क्या है? आपकी बीवी शादी की सालगिरह पे आप पे 1 लाख रुपए का हीरे का हार लेना चाहती है, और आप अगर नहीं दिला पाते हो, ये आपकी बेइज्जती है। बच्चे के बर्थडे पे अगर आपका बेटा आपसे 25,00,000 रुपए का हैमलेज का कोई खिलौना लेना चाहता है और आप नहीं दिलाना चाहते हो, ये बेइज्जती है। आपके मम्मी पापा भी कभी बीमार हैं और प्राइवेट और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हो और आप नहीं कर पाते हो, यह आपकी बेइज्जती है। वहां तो बेइज्जती महसूस नहीं होती। बेचारे बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने बचपन में खुद गीले में सोए, आपको सूखे में सुलाया, उनको ले जाके अब इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में मच्छरों में डाल देते हैं, तब तो बेइज्जती नहीं लगती। अपलाइन ने एक लाइन बोल दी, उसमें बेइज्जती लगती। कई लोग तो इससे आगे भी निकल गए। सर आज तक मैंने मेरे बाप के नहीं सुनी, अपलाइन की थोड़ी सुनूंगा। ठीक है भाई साहब, आपने अपने बाप की नहीं सुनी, कौन से प्रधानमंत्री बन गए? मैं कहता हूं 3 साल मेरी सुन के देखो, अगर ब्रांड एम्बेसडर की लाइन ना लग जाए तो गाड़ी सुनो। याद रखिए, सुनना तो ये आज समझ के चले जाना, मैं आपको साफ शब्दों में समझा रहा हूं। बेलगाम घोड़ा मंजिल पे पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिस घोड़े पे लगाम है वो मंजिल पे पहुंचेगा, इसी की गारंटी है। अपलाइन आपको डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है। जब पड़ोसी के बच्चे के नंबर कम आते हैं, आपके घर में जश्न मनता है, और जब आपके बच्चे के नंबर कम आते हैं, इतना लंबा डंडा निकलता है। मुर्गा बन, क्या आप दुश्मन हो अपने बच्चों के? नहीं ना, क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, इसलिए उनको डांटते हो, फटकारते हो, पीटते हो। और आप पड़ोसी के बच्चे से प्यार नहीं करते, इसलिए उसकी असफलता पे भी खुश होते हो। अगर कभी आपका अपलाइन आपको डांटे, फटकारे, पीटे, वो तो पीटने की भी बात कर रहा हूं, तो उस दिन दोनों हाथों से पीठ थपथपाना, मजा आ गया यार। अब मेरे अपलाइन ने मुझे बच्चे की तरह प्यार करना शुरू कर दिया है, अब मेरा अपलाइन मुझे आगे बढ़ाना चाहता है, अब सफलता की गारंटी कंफर्म हो चुकी है। आप क्यों चाहते हो कि अपलाइन आपके साथ फॉर्मेलिटी करे? क्यों चाहते हो कि अपलाइन फॉर्मेलिटी करे? यार, अपलाइन को मौका दो कि दिल से काम करे आपकी कामयाबी के लिए। समझ रहे हैं? आप बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस कैसे होता है? एक शोरूम का मालिक, आप में से यहां पे कोई शोरूम वाला होगा, सुबह 9 बजे अपना चाबी लेके शोरूम पे पहुंच जाता है, ऐसा ही करता है। अगर कभी स्टाफ में लड़के नहीं आते हैं तो एक कपड़ा लेता है और खुद काउंटर साफ करता है। अगर कभी कस्टमर आया और उसने ऊंची आवाज में बात करी, तो भी एक शोरूम का मालिक हाथ जोड़ के, जी मालिक, जी साहब, जो बताइए, इधर थप्पड़ मार लिया, इधर भी मार लीजिए, इधर मार लिया, इधर भी मार लीजिए, लेकिन सामान मुझसे ही लीजिए। ऐसे ही होता है। किसी समझदार रेस्टोरेंट के मालिक को आपने देखा होगा, समझदार। आप लोग अगर कभी खाना खाने गए होंगे, ऑर्डर देने के बाद 20 मिनट हो गए,
खाना आने में लेट हो गया और आपको गुस्सा आया, और जैसे ही आप गुस्सा करते हैं, समझदार रेस्टोरेंट का मालिक आपको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री एक रसगुल्ला ला के दे देता है, गुलाब जामुन लाता है, आप खा के खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कितना बढ़िया मालिक है, फ्री में गुलाब जामुन खिलाया, और आप ये भूल जाते हैं कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। एक रसगुल्ला फ्री में खिला के अपना ग्राहक जिंदगी भर के लिए अपना बना के रख लिया, इसको बिजनेसमैन। व्यापार में उससे जो पैसा आता है, अब ध्यान से समझना बात, पूरे महीने में जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 10% पैसा घर परिवार चलाता है, 90% पैसा अपने व्यापार में दोबारा इन्वेस्ट करता है। ये चलो, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन लेता है, अगर जरूरत पड़ी तो प्लॉट भी बेचता है, ब्याज पे पैसे लेता है, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर दिन खर्चा करता है और अपना पैसा री इन्वेस्ट करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, क्या इस बिजनेस में आने वाला हमारे लोगों की कहानी बताऊं? हम बोलते हैं क्यों फेल हो जाते हैं, मैं इस पे बात कर रहा हूं। आप ऐसे कई लोग हैं ऐसे, जब आपका सिल्वर का कितना चेक आया होगा, बोनस वाला, जैसे ही सिल्वर का चेक आया, आप लाइन से पूछा, सर 4,500 रुपया आया, क्या करूं? जैसे ही 9,000 का चेक आया, आप लाइन से पूछा क्या करूं? बात भी मानी। जैसे ही 20,000 का 45,000 का चेक आया, पूछा क्या करूं? लेकिन जैसे ही सर 1.5 लाख रुपए का चेक आया, आप लाइन को भनक भी नहीं लगने दी, कहां ठिकाने लगाया। और इस डर में बैठा हुआ, अगर आप क्लाइंट को पता चल गया 1.5 लाख एक मुश्त आया है, तो आप क्लाइंट बोल देगा किट खरीद ले, प्रोजेक्टर खरीद ले, लैपटॉप खरीद ले, बिजनेस इन्वेस्ट कर ले, और 15 दिन बाद में फिर अपलाइन के पास आता है, सर 20,000 की हेल्प कर दो। अपलाइन पूछता है 1.5 लाख रुपए कहां गया? सर वो तो मैंने कर्जा उतार दिया। मेरे भाई, अपलाइन का पैसा कर्जे में नहीं आता है क्या? अपलाइन का पैसा कोई धर्मार्थ में है? कई लोग तो हमारे नेटवर्क में ऐसे, मैं आपको क्या बताऊं, जब दुकान लेनी होती है ना, गुरुजी 25 लाख रुपए दो ना। मैंने कहा क्या करेगा? बोला दुकान लूंगा, फिर 2 साल में चुका दूंगा धीरे धीरे। मैंने कहा इसका फायदा क्या है? बोला 2 साल में दुकान 25 लाख रुपए की ऐसी मौके की जगह पे है, 50 लाख रुपए की हो जाएगी। तो मैंने बोला वो मौके की जगह की दुकान मैं भी तो लेना जानता हूं। मैं मेरे पैसे से दुकान लेके मेरे 25 लाख को 50 लाख रुपए करना नहीं जानता क्या? अपलाइन के पैसे से खुद का खर्चा जरूर चलाएंगे। पहले दिन जब 1500 का चेक आएंगे तो पूछेंगे क्या करना। लेकिन याद रखो, बिजनेसमैन कभी ये नहीं बोलता कि मेरा धंधा कोविड में डाउन हो गया इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। नो, वो अपने रास्ते बनाता है, रास्ते तराशता है। और हमारे यहां मैं से नेगेटिव इसलिए हो गया, अपलाइन से एक बार पैसे की डिमांड की थी, अपलाइन ने मुझे पैसे की हेल्प नहीं की। अपलाइन पैसे की हेल्प क्यों करेगा आपको मुझे बताओ? समझो ना इस बात को। आप दूसरे, आप अंबानी के यहां नौकरी कर रहे हो, क्या अंबानी आपको एडवांस में सैलरी देगा? हमसे तो बड़ा ही होगा। बिरला अडानी के यहां, टाटा के यहां नौकरी कर रहे हो, एडवांस में कोई सैलरी देता है? तो फिर क्यों आप ये मानते हो कि आपका अपलाइन एडवांस में आपको पैसे देगा? याद रखिए, बिजनेस आपका है। कामयाब होने का हक और कामयाब होने का कर्तव्य भी आपका ही होना चाहिए। सक्सेस होके भी आपको ही दिखाना है। और बिजनेसमैन क्या करता है? दोपहर में 3 बजे एक इनविटेशन कार्ड आता है शादी का। कोई शोरूम का मालिक दोपहर में 3 बजे शोरूम बंद करके किसी शादी में नहीं जाता है। सब जाता है 10 बजे के बाद जाता है। सही बोल रहा हूं? यानी उसके लिए बिजनेस सर्वोपरि है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, या तो आप इस बिजनेस को नौकरी की तरह करो अगले 3 साल, या फिर बिजनेसमैन बन जाओ।
मैं जब इस बिजनेस में आया था तब की कहानी बताता हूं। 2008 में जम्मू कश्मीर से चल के मेरठ कैंट के अंदर मेरी पोस्टिंग आई। मैडम आप घूम के आ जाओ ना एक बार पीछे घूम के आ जाओ, आने वाली पीछे घूम के आ जाओ, नहीं घूम के आ जाओ, अच्छा लगेगा थोड़ा घूम के आ जाओ, आप लोग घूम के आ जाओ। तो मैं जब आया और मैं ज्वाइन हुआ, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे कैसे इस इंडस्ट्री में आया। सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए नहीं होता, भगवान की मर्जी से होता है। मैडम अगर आपको नींद भी आ रही तो पता है क्यों जबकि आ रही पता है? मैं बताऊं, भगवान ये चाहता है कि मैं कोई काम की बात बोलूं और वो आपके कानों में ना चली जाए, इसलिए उस समय पे आपको दूसरी अवस्था में भेज दे रहा है। ये सत्य है, याद रखना सत्य है। और आपको क्या लगता है इस ट्रेनिंग में आप अपनी मर्जी से बैठे हो? ये भरम है साहब। आपको क्या लगता है आपके अपलाइनों की वजह से बैठे हो? नो। जब आप ट्रेनिंग के लिए निकले और उसी टाइम छत से अगर आपकी वाइफ का फोन आता, अजी सुनते हो बच्चा छत से गिर गया, क्या करते बताइए मुझे? ट्रेनिंग में आते। इसका मतलब कोई और रोक रहा था और ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कोई और चाह रहा है कि आप ट्रेनिंग लो और कामयाब हो जाओ। याद रखना ये बात, मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ। मेरी यूनिट आर्मी वाले हैं, एक दो लोग समझ जाएंगे। श्री गंगानगर राजस्थान में एक्सरसाइज में गई हुई थी। रियर में लिमिटेड 20-25 लोग थे। दोपहर में 1:30-2 बजे मैं खाना खाने जा रहा था लंगर में। लंगर में फौज का रेस्टोरेंट जिसको होता है उसको लंगर बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। हमारा एक ऑफिस था, ऑफिस में 2 लोगों के बोलने की आवाज आई। मैं बिन बुलाया मेहमान अंदर घुस गया। कोई और किसी और को प्लान समझा रहा। सब कुछ कंप्लीट हो गया। जैसे लास्ट में फॉलोअप की बात नहीं चलती, कोई बोलता है कंपनी भाग गई तो, 2 नहीं बने तो क्या गारंटी है। सामने वाला कन्विंस कर रहा और वो दूसरा सवाल कर रहा। मेरी यूनिट वाला उसने एक बड़ी गलत बात बोल दी साहब बैठे बैठे। और वो बात ये थी कि हमारी यूनिट का एक फौजी 8 साल की नौकरी छोड़ के मारुति स्विफ्ट में घूम रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, सच में ऐसा होता है? मैंने कहा होता नहीं। 2008 आज मत जो 24 में मत रहो, 2008 में चलो। 8 में पैसे की वैल्यू हुआ करती थी। मैंने कहा 8 में फौजी आदमी नौकरी छोड़ने के बाद बैंक के बाहर डंडा पकड़ के ड्यूटी करता है, एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मैंने कहा झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। उसने फोटो दिखाई, बोला ये गाड़ी है और ये आदमी नौकरी छोड़ दी। मैंने बोला मेरा फॉर्म भरा। इतना ही प्लान देखा है मैंने, भगवान कसम मेरी चल रखी। जैसे ही मैंने फॉर्म भरा, जो दूसरा आदमी था जिससे मैं पहली बार मिल रहा था और जो मेरी यूनिट का बंदा था उससे तो मैं कई बार मिला हुआ था, मतलब वो तो मेरे साथ का ही था। उसको उसने बोला देख 2 चाहिए, एक तो आ गया, एक और आ जाएगा। उसका विश्वास बढ़ा कि जब एक आ सकता है तो दूसरा भी आ सकता है। उसने भी फॉर्म भर दिया। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि प्लान फॉर्म उसने मेरे बाद में भरा, लेकिन प्लान वो उसी को समझाने आया था। तो उसकी आईडी उसने ऊपर लगा दी, मेरी नीचे लगा दी। तो मैं वो इंसान हूं जिसने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए पहले अपने अपलाइन को ज्वाइन कराया, बाद में खुद को ज्वाइन किया। लोग डाउनलाइन को ज्वाइन करा के थक जाते हैं, हमने अपलाइन को भी ज्वाइन कराया। अब मेरे अंदर का शैतान जाग गया सब, पता नहीं अंदर से क्या, मतलब जैसे होता है ना बंद कमरे में धीरे धीरे आग जल रही होती है और अचानक खिड़की खोल दो, ऑक्सीजन आते तो आग भड़क जाती है। अंदर की एक भूख भड़क गई। मेरे से इंतजार नहीं हो रहा कि ये पैसा कैसे आएगा मेरे पास। और मैंने 2-2.5 घंटे में 30-40 लोगों को प्लान दे दिया। बाहर निकलते ही खाना वाना भूल गया हूं। उसी टाइम सबसे पहले 7,500 रुपए देके ज्वाइनिंग ले ली। अब 20 लोगों को प्लान दिया। मैं सच बताऊं, एक भी आदमी ने मुझे प्लान मना नहीं किया। सोचो कितना बढ़िया प्लान दिया हमने। हर आदमी ने मुझे पता है क्या बोला, सर 1 तारीख को पैसे देंगे, 1 तारीख को देंगे, 1 तारीख को देंगे।
ये तो मुझे 1 तारीख जाने के बाद पता चला कि 1 तारीख का मतलब मना करना होता है। तो बहुत बाद में पता चला मुझे। मैं एक्साइटेड हो गया, मेरे अंदर तो आग थी। और आप में से अगर किसी ने पुराने टाइम की नेटवर्क मार्केटिंग की है तो आप सोचो पुराने टाइम में एक चीज हुआ करती थी। हम अपलाइन से एक बात बोला करते थे, सर एक चेक बनवा दो, एक चेक बनवा दो, फिर देखना उस चेक को दिखा दिखा के पूरे गांव की लाइन लगा दूंगा। ऐसा हम लोग अक्सर बोला करते थे, हमें भी लोग बोला करते थे, हमने भी बोला। और हम लोगों के पास जो चेक आता था उसकी कलर फोटो को भी करा के फोल्डर में लगाया करते थे। याद है आपको? कुछ लोग जब तक कलर फोटोकॉपी ना हो जाए हम बैंक में नहीं लगाते थे। आजकल तो एनईएफटी आती है, अब शायद ऐसा माहौल नहीं है, पहले की बात अलग थी। इतना बड़ा फोल्डर पड़ा है मेरे पास अभी भी पुराने चेकों का, पुरानी कंपनी का। अब मैंने सोचा यार सारे 1 तारीख को पैसे देंगे तो मेरे पास चेक नहीं आएगा। अब चेक नहीं आएगा तो मैं दिखाऊंगा क्या? अब दिखाऊंगा नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि माइंडसेट था दिखाओगे तो ही ज्वाइनिंग होगी। आप कभी भी अगर यूपी में मेरठ में जाते हैं, मवाना रोड पे तो भगत लाइन है, भगत लाइन के अंदर जब जाते हैं तो सीएसडी कैंटीन है, सीएसडी कैंटीन के पास एसबीआई बैंक का एटीएम है। 14 जाट रेजिमेंट मेरी यूनिट थी। इससे पहले मैं राजौरी में था, वहां सैलरी ठीक ठाक मिलती थी। वैसे उस टाइम तो 6-6.5 सैलरी थी, 2008 की बात है। और वो जो सैलरी थी वो मेरे अकाउंट में पड़ी थी, क्योंकि खर्चा करने का टाइम ही नहीं मिलता था, कोई ऐसा मौका ही नहीं आता था कि आप पैसा खर्च करो। मैंने अगले दिन उस दूसरी यूनिट वाले बंदे को पहली बार फोन किया। पहली मुलाकात हुई कब? जब वो ऑफिस में मिला। और दूसरी बार पहली बार कॉल किया उसका नंबर लेके कि भाई साहब आ जाओ, मेरे पास 3 आईडी का पैसा आ गया। मैंने एटीएम से 25,000 रुपए निकाले, उसके हाथ में 25,000 रुपए दिए, 3 लोगों के नाम उसको बताए। अब पहले के टाइम में क्या ना, रजिस्ट्रेशन करना इतना मुश्किल नहीं होता था। ये पैन कार्ड, आधार कार्ड ऐसे लफड़े नहीं हुआ करते थे। आप सिंपली नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और एक नाम से कितने कर लो कोई दिक्कत भी नहीं हो, ऐसे होता था ना। तो मैंने 3 नाम दे दिए, जैसे राम, श्याम, इस तरह से कुछ कोई भी तो 3 नाम थे जिन्होंने बोला था 1 तारीख को दूंगा। 25,000 रुपए दे दिए। अब उसमें 3 आईडी लगेंगी, 3 आईडी लगने पे मुझे 4,500 का चेक आएगा। और फिर देखो अपना जलवा, जो आज तक इस कंपनी में पिछले इतने सालों में कोई नहीं कर पाया वो आज हम करेंगे। ताली मत बजाओ मैडम, मौका दूंगा ताली बजाने का। अब साहब क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको पैसे दिए 25,000 रुपए हाथ में, उसके बाद आज तक उस आदमी से मेरी फोन पे बात नहीं हुई। इसमें भी ताली बजाओगे? ताली मत बजाओ यार, कटे पे नमक मत डालो। जब मैंने 25,000 रुपए दिए, आज के बाद आज तक मैंने कहीं उसकी शक्ल नहीं देखी, कभी मैं मिला नहीं। क्योंकि आज के टाइम में तो शक्ल देख लेता आदमी, फेसबुक पे देख लेगा, इंस्टा पे देख लेगा, यूट्यूब पे देख लेगा, व्हाट्सएप पे देख लेगा। सोचो 2008 में कहाँ होती थी ये चीजें। आप पैसे लेके उसकी पोस्टिंग आ रखी थी लेह लद्दाख ग्लेशियर, वो भी चला गया। सोचो क्या हुआ होगा मेरे पास। पहले दिन 7.5 दिए, दूसरे दिन 25 दिए, इस उम्मीद के साथ कि 4,500 का चेक आएगा। दिल में अरमा पैदा नहीं हुए, उससे पहले आंसुओं में बह गए। आंसू भी नहीं आए, बिना आंसुओं के बह गए। और हम अपने लाइन में जाके धीरे धीरे अपना गाना गुनगुनाते, किसको सुनाए कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते। अब फौज में सुना नहीं सकता कोई। अगर जाके आपने कंप्लेंट की किसी को कि इसने मेरे पैसे ले गए, तो सीनियर अधिकारी पूछेगा क्यों ले गए? हमने बोला कि एक कंपनी में मैंने लगाए। बोला सबसे पहले तेरी पेशी होगी, तूने फौज की नौकरी करते हुए दूसरा काम करने की सोची कैसे? क्योंकि ये अनलीगल काम होता है फौज की नजरों में। अब अनलीगल जब आप काम करोगे तो खुद फंसोगे। अब किसको सुनाए? सुनने वाला भी नहीं। लेकिन हां, एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आज भी अगर मेरे जीवन में जब जब 50 लाख का चेक आया, 1 करोड़ का चेक आया, 2.5 करोड़ का चेक आया, 5 करोड़ का चेक आया, मैंने सबसे पहले धन्यवाद उस आदमी को दिया जो मेरे 25,000 रुपए लेके भागा था। आप चाहे तो ताली बजा सकते हैं। जानते हैं क्यों? आप मुझसे पूछो क्यों, सारे पूछो क्यों, एक आवाज में पूछो क्यों। क्योंकि देखिए, मुझे प्रोटेक्ट देने के लिए एसलीपीएस मैनलिस्ट है, सिखाने के लिए एफएसएस है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बहुत सारे अपलाइन हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर 2008 में कोई आदमी मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान नहीं देता
और मुझे मोटिवेट करके इस इंडस्ट्री में नहीं लेके आता तो क्या होता, इस बात का दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूं। सिर्फ ये होता, मैं आपको कहानी की पिक्चर दिखाता हूं। आज भी मैं फौज की नौकरी कर रहा होता, 14 जाट रेजिमेंट के अंदर फौज का हवलदार हो गया होता। नुकसान क्या हुआ कि इस बिजनेस में आने की वजह से मैं फौज का हवलदार तो नहीं बन पाया, लेकिन असली बेस वेलनेस का हवलदार बन गया। अब असली बेस वेलनेस में सुबेदार, मेजर, कर्नल, जनरल जितने रैंक होते हैं सारे लूंगा। फौज में रहता तो सारे रैंक आते, कोई गारंटी। आप मुझे बताइए, लोग किसी भी फील्ड में जाने के लिए, कंसल्ट करने के लिए लाखों रुपए फीस देते हैं। मैंने इसे सोच लिया यार कि मैंने एक फीस दी है, ये मेरा चार्ज था, मैंने फीस पे की। और मैं ये बात मुंह से नहीं बोल रहा हूं, दिल से। आज भी उस आदमी के प्रति दिल से रेस्पेक्ट है, धन्यवाद है 1000 बार। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि हर महीने वो एक आदमी के 25,000 रुपए लेके पक्का भागे, क्योंकि वो आदमी जिसका 25,000 रुपए लेके भागेगा, वो आदमी क्राउन मिनिस्टर बन के आपके बीच में निकल जाएगा। क्या ले रहा है? सिर्फ 25,000 रुपए तो ले रहा है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो 10 मिनट अगर आप बात करोगे ना, कंसल्ट करोगे, तो करोड़ों रुपए फीस ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट हैं जिसे एक नक्शा बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं। 25,000 रुपए लेते लिए बेचारे ने, बदले में कितने दे गया, कितने करोड़ दे गया, जिसकी कोई गिनती नहीं और आएगा। हमारे यहां समस्या क्या है, क्यों फेल होते हैं, मैं समझाता हूं। मैं अगर उस दिन लेके बैठ जाता, जैसे आप में से कई लोग बोलते सर किस पे भरोसा करें, अपलाइन ने शुरू में तो बोला था 1 लेग चलाऊंगा, अब तो कुछ कर ही नहीं रहा है। शुरू में तो अपलाइन का दिन में 3 बार फोन आता था, अब तो लगता है हमारे वाली लेग पावर हो गई, अपलाइन का फोन आना ही बंद हो गया। शुरू में अपलाइन का रैंक नहीं हो रहा था, तब हमारी जरूरत थी, अब लग रहा अपलाइन को हमारी जरूरत नहीं रही। ऐसे नीचे लोग बैठ के गैंग बनाते हैं, ऐसी बातें करते नीचे, आप ही के नीचे साजिशें करते हैं। तो सोच के देखिए यार, कई लोगों को फोन करता हूं, कौन सा रैंक हो गया सर? मेरी साइड से तो रूबी स्टार हो गया। तो कौन सा, अफगानिस्तान की साइड से रह गया? नहीं सर, अपलाइन के साइड से रह गया। क्यों? अपलाइन की साइड कौन सी? बोला बोनस। तो क्या बोनस का चेक पूरा वापिस अपलाइन को करते हो? कोई आज तक किसी ने किया तो बताओ, ले ही लेते हो। गोवा में क्या चल रहा है सर? मेरी साइड से तो हो गया, उधर से नहीं हुआ। आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? सर करूं तो सही, पर अपलाइन भी तो कुछ करे। पहले अपलाइन 1 लेग चलाए, तब दूसरी लेग में चलाऊंगा। मेरे दोस्त, किस्मत वाले हैं हम लोग कि हमें लेग चलाने का मौका मिल रहा है। आपकी जब ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है ना, तो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछना, जो गार्ड साहब बैठा है उससे पूछना, तेरी लेग चल रही है? पूछना, क्या जवाब आएगा? पूछना, वैसे देखेगा। अरे किस्मत वाले हम लोग जिनको 2 लेग माँ बाप की वजह से मिली, जिन पे चल रहे हो, और 2 लेग अपलाइन की वजह से मिली, जिनको चला रहे हो। जो लेग अपलाइन ने माँ बाप ने दी, उन पे जब चल सकते हो, तो जो अपलाइन ने दी उनको चला नहीं सकते क्या? आपके अपलाइन में कमियां निकालना बंद कीजिए आज के बाद। ये बात अगले 10 साल तक ठान लेना दिमाग में। आपके अपलाइन में 1000 कमियां होगी, मैं बोलता हूं, लेकिन एक अच्छाई पर्याप्त है कि अगर आपका अपलाइन नहीं होता तो आप असली बेस वेलनेस में नहीं होते। और जब असली बेस वेलनेस में ही नहीं होते तो किसकी लेग चलवाते? अपने पड़ोसी से पूछो, तेरी लेग चल रही है क्या? और जो अपलाइन में कमी निकालता ना, भाई साहब मेरी बात का बुरा मत मानना, माफी चाहता हूं बुरा लगे तो, वो वही लोग हैं जो अपने माँ बाप में भी कमी निकालते हुए कभी परहेज नहीं करते। अक्सर आपने गाँव के अंदर, शहर में, लोकल इलाकों में लोगों को सुना होगा, एक बात सुनते हैं, भाई साहब क्या बिजनेस से बाहर की बात बता रहा हूँ,
भाई सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, कट रही है। सुना ना भाई साहब, फिर भी कुछ तो चल रहा होगा। अरे यार क्या बताएं, बहुत दुखी है। क्या हुआ? पापा कर्जा छोड़ के चले गए थे, वही उतारने में लग रहा पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये लाइन सुनिए कि लोगों, सुनिए ना। अच्छा, कई लोगों से पूछते हैं यार इतना दुखी क्यों है, यार क्या करें। मेरा दोस्त, उसका पापा शहर में 3 प्लॉट छोड़ के गया पटना में, बंदा ऐश की जिंदगी जी रहा है। और हमारे वाला पापा तो कुछ करके ही नहीं गया हमारे लिए। उसको ही नहीं पता तेरा पापा कुछ करके नहीं जाता तो तू धरती पे कैसे आ जाता। सबसे बड़ा काम तो क्या ना, पापा की वजह से वो धरती पे आ गया। अब कभी थोड़ी निकाली जाता है पापा ने। पापा में 1 लाख कमी थी, लेकिन एक अच्छाई पर्याप्त है। अगर आपके पापा नहीं होते तो आप इस धरती पे नहीं होते। और इसको अच्छे से समझाऊं और समझाऊं। हाँ समझो इस बात को, पापा का महत्व आपकी जिंदगी में क्या है पता कौन समझ सकता है? जो अपने मम्मी पापा की तीसरा बच्चा है, तीसरी संतान है। पहला दूसरा नहीं समझेगा, पहले दूसरे को समझाओ। बोला तो क्या हो गया? भारत सरकार बोलती है हम 2 हमारे 2। भारत सरकार में बड़े बड़े टीवी में विज्ञापन आते हैं, 2 से आगे कभी नहीं आते हैं। लेकिन जो तीसरा बच्चा है ना, वो समझ सकता है कि उस तीसरे बच्चे को इस धरती पे लाने के लिए उसके पापा ने भारत सरकार के नियम कायदे कानून की तोड़ डाली। मोदी सरकार के आदेश के धज्जियां उड़ा दी, और आज बोलता है मेरे पापा ने किया ही क्या। सोच के देखिए, अगर भारत सरकार के कानून मान लेते, नियम कायदे कानून को वो अपनी जिंदगी में लागू कर लेते, तो तीसरा बच्चा इस धरती पे आ पाता। फिर किसको कहता मेरे पापा में प्रॉब्लम है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पापा ने भारत सरकार के कानून। इस बात को सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जो अपने पापा का तीसरा बच्चा है। सोच के देखिए, अगर कानून मान लिया होता आपके पापा ने, और फिर मेरा सवाल आपसे, आप उस टाइम कहां होते? अगर फिर मान लिया होता तो कहां होते? तो क्या ये एहसान उतारा जा सकता है? मेरे दोस्त, कमियां आप निकालोगे ना, 1000 कमियां हैं। मैंने आज तक का रिकॉर्ड बता दूंगा। एक सवाल पूछता हूं आपसे, जवाब देना दिल खोल के। क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो? क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो? कभी नहीं बनोगे, क्योंकि भगवान ने कॉपीराइट पीस बनाया, एक ही पीस बनाया, दूसरा है ही नहीं। और आपको ये बात मोटिवेट नहीं करनी चाहिए कि आप मेरे जैसा बनना चाहते हो। इस बात से कभी मोटिवेट नहीं होना चाहिए। अक्सर इस दुनिया में वही लोग फेल होते हैं जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं। आज ये सत्य है सर गुप्ता जी, कि बहुत सारे लोगों की कामयाबी मेरे हाथ में, लेकिन ये भी सत्य है बहुत से लोगों की नाकामयाबी में भी मैं बची। बहुत सारे लोगों ने कंपनी का महिपाल बनने के लिए नई कंपनी में ज्वाइन की, कंपनी के टॉप पे जाने के लिए नई कंपनी की शुरुआत की, और वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का कहीं के नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे मेरे कई साथी हैं जिनको ये बताया गया इस कंपनी में तो जो बनना था वो बन गए। अब आप देखो, हमारी नई शुरू हुई है।